नमस्कार। चलिए आज हम हाल के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक की परतें खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले की, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी 2026। ये तारीख याद रखिएगा। ये वो दिन है जो हाल के जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े मोड़ की तरह दर्ज हो गया है। जी हां, इसी दिन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिका ने एक देशद्रोही राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसी घटना जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर एक-एक करके नजर डालेंगे। पहले तो ऑपरेशन की पूरी बैकग्राउंड, फिर हमले की रणनीति क्या थी, इसके पीछे वजहें क्या बताई गईं, दुनिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस हमले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दशकों पुराने तनाव को समझना होगा जिसने आखिरकार इस बड़ी कार्रवाई के लिए जमीन तैयार की। असल में ये ऑपरेशन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते कई सालों से बिगड़ रहे थे, खासकर जब से मादुरो सत्ता में आए। अमेरिका ने इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई और लाखों लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2025 आते आते तो हालत इतने बिगड़ गए थे कि छोटे-मोटे हमले और सैन्य जमावड़ा आम बात हो गई थी। माहौल, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से विस्फोटक था। तो चलिए अब सीधे उस रात की कार्रवाई पर चलते हैं और देखते हैं कि इसे अंजाम कैसे दिया गया। इस ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो थी इसकी स्पीड और इसकी जबरदस्त ताकत। सोचिए जरा, इस एक हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका के 20 अलग-अलग ठिकानों से 150 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। ये अमेरिकी एयर पावर का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। इस ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सोची समझी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, दूर से ही क्रूज मिसाइलों से वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दो। दूसरा स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स से उनके रडार को पूरी तरह जाम कर दो ताकि उन्हें कुछ दिखा ही ना दे। और बस तीसरा और आखिरी स्टेप, स्पेशल फोर्सेज ने बिना किसी रुकावट के हेलीकॉप्टर से उतरकर अपने मेन टारगेट यानी राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया। कमाल की बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मतलब लेटेस्ट बॉम्बर से लेकर खुफिया पनडुब्बियों और ऐसे स्टिल्थ जहाजों तक जिनका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। ये साफ तौर पर टेक्नोलॉजी की ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। और फिर आया वो पल। सुबह के ठीक 1:01 पर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हो गया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं थे। इनका निशाना वेनेजुएला की आर्थिक रीढ़ की हड्डी पर भी था, यानी वहां की तेल रिफाइनरियां और गुरी डैम। नतीजा, पूरे देश में बिजली गुल हो गई, ब्लैकआउट हो गया और सरकार की जवाबी कार्रवाई करने की जो थोड़ी बहुत क्षमता बची थी वो भी पूरी तरह खत्म हो। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि आखिर ये सब किया क्यों गया। अमेरिकी सरकार ने दुनिया के सामने क्या वजहें रखीं और जो आलोचक हैं उनके मुताबिक असली मकसद क्या था। यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी जो आधिकारिक तौर पर बताई गई कि ये कार्रवाई ड्रग कार्टेल, गैंग्स और एक अवैध सरकार के खिलाफ जरूरी थी। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली मकसद वेनेजुएला के खरबों बैरल के तेल भंडार पर कब्जा करना और उस इलाके में रूस और चीन के बढ़ते असर को रोकना था। और देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से ये बात काफी हद तक साफ भी हो जाती है। उन्होंने खुद ही कहा था कि वेनेजुएला के तेल को हमें चलाना होगा और हम अपनी लागत वसूल कर लेंगे। तो इसका एक मजबूत आर्थिक एंगल तो था ही। इस तरह के हमलों को समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी है, रिजीम डिकैपिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश पर हमला करके कब्जा मत करो, बस वहां के नेतृत्व को यानी राजा को ही हटा दो। जैसे शतरंज के खेल में सिर्फ शह और मात दी जाती है, पूरी सेना को खत्म नहीं किया जाता। अच्छा, तो ऑपरेशन तो हो गया, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इस एक कार्रवाई ने न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। पूरी दुनिया इस मुद्दे पर साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ ब्राजील, चीन और रूस जैसे देश थे जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और इजराइल जैसे अमेरिका के सहयोगी थे जो या तो चुप रहे या उन्होंने इसका समर्थन किया। यूएन ने तो इसे सीधे सीधे अपने चार्टर का उल्लंघन बता दिया।
और ये बंटवारा सिर्फ दुनिया में ही नहीं था, ये खुद अमेरिका के अंदर भी बहुत गहरा था। जहां एक तरफ ट्रंप के समर्थक इसे आज़ादी की लड़ाई बताकर जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी इसे एक गैर कानूनी और साम्राज्यवादी हमला कह रहे थे। चलिए अब सबसे अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन के बाद अब आगे क्या होगा? इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं? देखिए, आगे का रास्ता बहुत अनिश्चित है। कई बड़े खतरे हैं। क्या अमेरिकी मौजूदगी की वजह से वहां एक लंबा और खूनी विद्रोह शुरू हो जाएगा? क्या वहां का मानवीय संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा? और सबसे बड़ा डर, क्या ये घटना भविष्य में दूसरे देशों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए एक खतरनाक दरवाज़ा खोल देगी? तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? क्या ये वेनेजुएला में शांति और स्थिरता लाएगा, या फिर ये संघर्ष के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की बस शुरुआत है? सोचने वाली बात है।